नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरो नेबुला यूट्यूब चैनल पर। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक ताकत और राजनीति के जटिल समीकरणों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर चुनाव, हर गठबंधन और हर फैसला एक नई कहानी बुनता है। 2019 से 2024 तक महाराष्ट्र की राजनीति ने ऐसा दौर देखा जिसने वाकई सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको इस सफर पर ले चलेंगे जहां दोस्त दुश्मन बने और दुश्मन दोस्त। सत्ता की इस रोचक कहानी का हिस्सा बनिए और आखिर में अपने विचार हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति 2019 से पहले का दौर। 2019 से पहले महाराष्ट्र की राजनीति काफी हद तक स्थिर मानी जाती थी। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन यहाँ की सत्ता में मजबूती से जमा हुआ था। क्या आप जानते हैं 1995 में पहली बार जब शिवसेना बीजेपी सत्ता में आए तब महाराष्ट्र गौरव का नारा सबसे ज्यादा गूंजा था। फिर 2014 में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। क्या महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी शिवसेना अलग अलग ताल ठोकेंगे? क्या सीट बंटवारे को लेकर दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होगी? लेकिन नतीजों के बाद वापस साथ आ गए। ये राजनीति का सच है। यहाँ दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं होते, सब कुछ वक्त और फायदे पर टिका होता है। क्या 2014 में शिवसेना और बीजेपी का अलग अलग चुनाव लड़ना उनके रिश्तों में खटास की शुरुआत थी? आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट करें। उसके बाद 2019 का राजनीतिक भूचाल। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ लड़ा और बहुमत भी हासिल कर लिया। तो ये तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने साथियों के साथ और उन्हें मिठाई खिलाकर एनडीए को जो जीत मिली है उस जीत की खुशियां मनाते हुए, जीत की मुबारकबाद देते हुए। लेकिन सत्ता के बंटवारे को लेकर दोनों में दरार पड़ गई। अब एक मजेदार किस्सा सुनिए। जब शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता के बंटवारे को लेकर बहस हो रही थी तो शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की मांग की। इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच तकरार तेज हो गई और जैसे ही यह मुद्दा उठता, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वह गठबंधन छोड़ देंगे। इस दरार के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया और महाविकास अघाड़ी (MVA) की सरकार बनाई। The Congress has agreed to support this Shiv Sena NCP coalition government. सोचिए, शिवसेना जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ खड़ी रही, ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। उसने उसी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। क्या यह कदम विचारधारा के खिलाफ था या सत्ता के लिए सही फैसला? क्या आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी जनता के हित में था या यह सिर्फ सत्ता की भूख का नतीजा था? अपनी राय हमें बताएं। 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूकंप आया जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर दी। ये कैसे हुआ आखिरकार? आपने 40 साल आप जिस पार्टी में थे, जिस तरीके से आपने पार्टी को बिल्ड करने के लिए कोशिश की थी आज तक, ये कैसे हुआ कि आपने सोचा कि आपको अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा होना है? क्या आपको पता था कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रही है? कैसे हुआ ये सारा चीज? और 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए। शिंदे का यह कदम इतना अप्रत्याशित था कि पार्टी के अंदर बगावत की खबरों से पूरा महाराष्ट्र हैरान था। यही नहीं, शिंदे ने बगावत के बाद पहले थाने में अपने समर्थकों को जुटाया और फिर धीरे धीरे अपने अभियान को और भी मजबूती दी। वो जिस समय बगावत कर रहे थे, महाराष्ट्र में बारिश का मौसम था। शिंदे और उनके समर्थक खुले आसमान के नीचे रुक गए, जिनका संदेश था कि अब उनका धैर्य टूट चुका है और वे शिवसेना से अलग होने के लिए तैयार हैं। फिर शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। इस सरकार ने शिवसेना की कमर तोड़ दी और सबसे चौंकाने वाली बात, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। अब सवाल उठता है, यह सब शिंदे की महत्वाकांक्षा थी या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? क्या शिंदे का विद्रोह शिवसेना के नेतृत्व की कमजोरी को दिखाता है या यह बीजेपी की एक चतुर रणनीति थी? अपने विचार कमेंट में लिखें। जो उसके बाद 2023 में राजनीति ने फिर करवट ली। एनसीपी जो शरद पवार के नेतृत्व में एक मजबूत पार्टी थी, टूट गई। The Pawar versus Pawar fight has escalated beyond the point of any return with Ajit Pawar. This is clearly in an attempt to claim ownership. Ajit Pawar, the nephew of शरद पवार। अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। अब यह कहानी बहुत दिलचस्प है। अजित पवार जो हमेशा अपने चाचा शरद पवार के साथ पार्टी के अंदर बने रहे, अचानक बीजेपी से मिलकर एक नई राजनीति की दिशा दिखाने की कोशिश करने लगे। 2019 में उन्होंने बीजेपी के साथ 92 घंटे का गठबंधन किया था, लेकिन वह जल्द ही टूट गया।
लेकिन इस बार अजित पवार ने बीजेपी से गठबंधन किया और फिर शरद पवार को चौंका दिया। उनके इस कदम से पार्टी के भीतर गहमा गहमी मच गई। क्या यह सत्ता की भूख का नतीजा था या बीजेपी की रणनीति का हिस्सा? यह साफ दिखाता है कि आज की राजनीति में विचारधारा से ज्यादा सत्ता मायने रखती है। क्या एनसीपी का विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी की ताकत को और बढ़ाएगा? अपनी राय जरूर दें। फिर आया 2024 का चुनाव और बीजेपी का अभियान। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिंदे का गठबंधन पूरी तैयारी के साथ उतरा। शहरों में उन्होंने मेट्रो और फ्लाईओवर जैसे विकास कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। वहीं गांवों में जातीय समीकरण और हिंदुत्व की राजनीति का सहारा लिया। जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी ने 170 से ज्यादा सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि उनकी रणनीति और संगठनात्मक ताकत बेजोड़ है। एक दिलचस्प घटना थी जब चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने उद्धव सरकार के दौरान महाराष्ट्र की दुर्दशा को प्रचारित किया। उन्होंने जनता को बताया कि कैसे शिवसेना की सरकार ने विकास की गति को धीमा कर दिया था और बीजेपी के साथ आने से ही राज्य में सुधार हुआ है। नतीजा, बीजेपी ने जीत हासिल की और शिंदे ने सत्ता में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। 2024 की यह जीत बीजेपी के लिए सिर्फ एक और चुनावी सफलता नहीं थी, यह उनकी रणनीतिक ताकत और विपक्ष की कमजोरियों का सबूत भी थी।